Okay, so my scene is visible. Yes, sir. Okay, let's start. Okay, class. So today is our session two for our Certified Human Resource Management program. And in today's session, we are will actually study about a very important function of HR, that is compensation and benefits. So just to be very much clear of the objective of this course, is about to be knowing HR as an overall functions, how it is in bookish phenomena, and what exactly it looks like when you talk about in the practical world. हम उसको इससे ज़्यादा डिटेल में इतने टाइम में से ज़्यादा हम नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि ये इस पे किताबें हैं, ये पूरे पूरे फंक्शंस हैं, ये पूरी पूरी ज़िंदगी है इसके अंदर, जिसमें आपको बहुत जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हम जो अभी मेरे स्टूडेंट्स का जो जो कैलिबर है, जो जो एक्सपीरियंस है, जो ईयर्स हैं, उसके हिसाब से उनको इन फंक्शंस को जानना एज एन हॉक आई व्यू बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे जैसे उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उनको जॉब मिलेगी, वो काम करेंगे, तो फिर वो और डिटेल में जाएंगे, तो उसके लिए फिर आगे जाके इन फंक्शंस के अपने एलिमेंट्स की एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन होती है। ये इतना ब्रॉड और इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जो आगे आप चीज़ें देखेंगे उसमें बकायदा उसके टाइटल की सर्टिफिकेशन होती है। ठीक है। तो compensation management is one of the most important tool HR has to attract, retain, and definitely pay for the services we got from the human resource. तो उसके लिए कंपल्सन बेनिफिट डिपार्टमेंट होता है, कंपल्सन बेनिफिट डिपार्टमेंट की वैल्यू होती है। अगर आप सिर्फ चलिए ट्रेडिशन में कि जी एक बंदा काम कर रहा है और आप उसको उसके पैसे दे रहे हैं, तो एक रूटीन टास्क है, लेकिन विद टाइम उसको लोग पेरोल, जब उसको थोड़ा सा कंपनी फॉर्म में गया तो उसको लोग पेरोल बोलते हैं। लेकिन जब एहसास हुआ विद टाइम एंड टाइम आफ्टर कि मनी ही सब कुछ नहीं होता, बेनिफिट्स भी एसोसिएट होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर बेनिफिट्स भी दो तरह के होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर ये इवॉल्व होता रहा, और इवॉल्व होते होते आज कंपल्सन बेनिफिट्स और इवॉल्व होके रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट पे आ गया। वही बिल्कुल उस तरीके जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट आज किस तरीके से टैलेंट मैनेजमेंट बन चुका है, वैसे ही कंपनसेशन बेनिफिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम पेरोल, then it became payroll and benefits, then it became compensation and benefits, and then as of now it becomes total rewards. तो कोर फंक्शन वही है कि एम्प्लॉय को पैसे देने हैं, लेकिन अब उसके साथ जिस तरह हमने लास्ट टाइम कहा था कि रिक्रूटमेंट का भी कोर फंक्शन हायरिंग ही है, लेकिन टैलेंट एक्विजिशन उसका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बन चुका है। इसी तरीके से कंपल्सन बेनिफिट जो आज रिवॉर्ड बन चुका है, इसमें पॉलिसी मेकिंग, retention strategy, strategic partnering, how HR is playing a role in making CNB plans to attract and retain the employees, and उसके अलावा जो सबसे important part है कि कंपनी की कॉस्ट टू कंपनी प्लस प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से आप इंगेज करके आप आगे अपना नेक्स्ट ईयर का प्लान लाइन अप करते हैं। तो एक बहुत कोर बेसिक सवाल है, व्हाट इज कंपनसेशन? So compensation is a remuneration received by an employee in return for their contribution. So it is an organized practice that involves balancing the work employee relation by providing them monetary and non-monetary benefits to employees. अब इसमें जो फोकस वर्ड है वो ये है कि सबसे पहला कि ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस, कि जी एक मंथली एक प्रैक्टिस होती है कि हाँ जी मंथली वीकली जो जिस तरह का लेवल, लेकिन नॉर्मली ओवरऑल एक मंथली फिक्स अमाउंट होती है जो आपको आपकी सर्विस अगेंस्ट दी जाती है। और ना सिर्फ वो एक अमाउंट होती है, उसके साथ साथ एम्प्लॉय के एसोसिएट बेनिफिट्स होते हैं, जो कि हम डेफिनेटली कुछ इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं और कुछ इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज होते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपनसेशन इज a very integral part of HR management, which helps motivating employees, and very important, it is playing a vital part in playing its role in organization effectiveness.
अब मेरा पहला सवाल है मेरे स्टूडेंट से कि आपको कैसा लगता है। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका पोजीशन के बारे में जो मैंने बताया, आपकी भी यही परसेप्शन है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हाउ यू थिंक कि ये एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस पे हेल्प आउट करता है। जी सर। Yes, sir, I agree with you on this point. एंड हाउ इट प्लेज अ पार्ट। So, first of all, I agree with your point. Secondly, it plays a major role because if you're talking about compensation, then there's an additional benefits also. Like compensation में जैसे आपने हमें इकरा के टाइम में भी पढ़ाया था कि CTC is complete cost to company निकलते कि एक एम्प्लॉय कितने का पड़ रहा है. That includes PF, benefits, salary, allowances, and whatsoever, whatsoever. So apart from that, if I'm just working and I'm getting my only paycheck and I'm just sustaining for paycheck to paycheck, then I might not be that much motivated. Rather than if I have some other person benefits, for example, I have medical allowance, that will be counted as a benefit to my that package, and with that I'm ease on mind. In case any I have some sort of health issues, I'm covered by the company. I don't have to worry how I'm going to manage my paycheck in that scenario. So I feel that it's a motivation factor depending किस लेवल पे कितना आपको बेनिफिट्स दिया जा रहा है या वही कार वाली बात कि अगर कंपनी में कार दे रही है अगर आई माई सेल्फ हैव अ पर्सनल कार जो 1300 सीसी और कंपनी मुझे 660 सीसी दे रही है देन that will not be counted in my perception as a motivation for this job because I'm already driving a bigger car or better car. So that's my thought process regarding this. 100% अलाइन। और मुझे अच्छा लगा कि आपका अभी भी मेरी बातें याद है। और डेफिनेटली जब आप उसको प्रैक्टिकल फिनोमेना में एडप्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लिंक होता है कि सब कुछ पैसे नहीं होते। इंसान रेपुटेशन पे जाता है, पोजीशन पे जाता है, बेनिफिट्स पे जाता है। जैसे कार वाली आपने बात की, वो कार वाली बात बिल्कुल सही है। कि यार हम क्या लाइफ स्टाइल चलाएं। इसीलिए अब जो अगली एग्जाम्पल दूंगा ये सिर्फ इस बात को लिंक करेंगी, क्योंकि जो बाहर रहते हैं, ठीक है, हमें पता है कि जब हम पाकिस्तान छोड़ के अपनी कंट्री छोड़ के बाहर किसी गल्फ कंट्री में काम करते हैं तो हमें पता है कि हमें वो पोजीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन हमें पहला फायदा क्या लगता है कि जब हम कन्वर्जन में अमाउंट देखते हैं तो हमें एक डिफरेंस नजर आता है। दूसरा जो हमें वहाँ पे बेनिफिट नजर आता है कि वो जो मेडिकल प्रोवाइड करते हैं या वो जो अगर वो हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फिर और जो एक लाइफस्टाइल हमें वहाँ मिल रहा है, तो वो हम डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में अगर मैं बहुत अच्छा भी मिल रहा हूँ तो क्योंकि गल्फ के ओवरऑल हालात इतने अच्छे हैं कि हम कहीं ना कहीं उस मेडिकल उस बेनिफिट की बेस पे भी हम वहाँ मूव हो जाते हैं। तो रिगार्डलेस हम कितने सेट वहाँ हो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अच्छा खासा सेट था, आपको शायद पता है। मैं पाकिस्तान में भी अच्छी नौकरी कर रहा था और मैं अभी लास्ट तो मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोजीशन पे था जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा है। लेकिन डेफिनेटली वो जो भी पाकिस्तान से कन्वर्जन के हालात आपको बाहर मिलते हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर आने की, और डेफिनेटली जो बाहर का एक लाइफस्टाइल है, तो वो एक बहुत एडेड बेनिफिट है। इसलिए आज इस वक्त पाकिस्तान में किसी को भी 10 में से 9 लोगों को अगर पाकिस्तान से बाहर की ऑफर आती है तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए नहीं कि रेमुनरेशन का फर्क है, कुछ बड़ी पोजीशन तो ऐसी हैं कि मैंने अभी रिसेंटली पता चला कि वो तो प्लस माइनस वो वहाँ भी उतने ले रहे हैं जितने उनको यहाँ मिल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो वहाँ एक बड़ी पोजीशन पे है तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे उसी पोजीशन पे आए, लेकिन पैसे उनको अच्छे मिल रहा है। तो जब वो उस पे यहाँ पे आए हैं तो उनके लिए पैसा नहीं मैटर करता, उनके लिए डेफिनेटली और बेनिफिट्स हैं जो कि उनको, और इन्वायरमेंट है, चांसेस हैं जिसकी बेस पे वो बाहर मूव हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने कोशिश की है इस लेक्चर को कि मैं बहुत ही हॉक आई व्यू से आप लोगों को कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ाऊं, कि आपको एज अ जर्नलिस्ट और एज अ न्यूबी या एज अ फ्रेश या जस्ट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड आपको ये पता चले कि आप इन बातों को बहुत आसानी से लिंक कर सकें। देखिए, दो तरह की कंपनसेशन होती है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। एक वो जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड पे, और एक वो जो प्रैक्टिकल में होता है। प्रैक्टिकल में कंपनसेशन डिपार्टमेंट का प्राइमरी काम सिर्फ पेरोल
परफॉर्म करना होता है, और पेरोल के लिए वो हायर टू रिटायर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट टीम ने हायर किया, उसके बाद से उनकी अटेंडेंस, उनकी टाइम मैनेजमेंट, उनकी डिसिप्लिनरी, उनका सारे ई एस एस एम एस एस, उनके लेटर्स, एडिशन डिलीशन, सारी चीज़ें वो वहाँ पे करते हैं, और इवेंचुअली उसके बाद जो बनता है वो नेट पे बनता है पेरोल। तो इसीलिए उसको पेरोल को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर साइमल्टेनियसली एक बहुत बड़ा डोमेन होता है जो होता है बेनिफिट्स, जिसके लिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी लाइफ इंश्योरेंस, आपके क्लेम्स, ये सारी चीज़ें आती है। इसलिए ये नॉर्मली अक्रॉस इवन इन जीसीसी ये डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा चलता है। सिर्फ अगर आपने जॉब एक्सप्लोर की होगी तो आपको यूएई में पर्टिकुलरली कंपनसेशन से ज़्यादा पेरोल मैनेजर और पेरोल डिपार्टमेंट सुनने में मिलेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Yes, absolutely. तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि आप आज भी देखेंगे तो आपको पेरोल ऑफिसर की जॉब मिलती है, पेरोल मैनेजर की जॉब मिलती है। टेक्निकली वो कंपनसेशन डिपार्टमेंट ही है, लेकिन क्योंकि ओल्ड ट्रेडिशन चलता आ रहा है, और यहाँ पे पेरोल जो है वो सिर्फ तनख्वाह बनाने वाला काम नहीं करता अगर वो एचआर में है पेरोल। वरना नॉर्मली कुछ कंपनीज में, पुरानी कंपनीज में आज भी पेरोल फाइनेंस का पार्ट होता है, तो एचआर में पेरोल नहीं होता। तो फिर एचआर में सीएनबी जो बुकेज वाला काम है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन नॉर्मली ट्रेडिशनली पेरोल जब एचआर के पास होता है तो वो सिर्फ अमाउंट नहीं दिखता, उसके पास पूरा हायर टू रिटायर फंक्शन होता है। एम्प्लॉय के ऑन बोर्ड होने के बाद से लेके ऑफ बोर्ड होने तक इन बिटवीन जितनी भी ट्रांजेक्शन आती हैं वो सारा का सारा ये डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है, और आउटपुट इसका होता है पेरोल एंड एंड ऑफ सर्विस। तो दिस इज कोर difference between what is happening in majority of the organization, or how books and the conceptual terminologies have evolved compensation. अब होता क्या है कि ये काम जॉब एनालिसिस और पे स्ट्रक्चर शायद ऑर्गेनाइजेशन एक दफा करवा चुकी होती है, या पहले से होता है, या ओडी जो एक डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, उनके पास ये काम होता है। और स्टडी सर्वे नॉर्मली आउटसोर्स होता है, तो उसको ओडी देखना होता है, या उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो सीएनबी की हो जाती है। तो इसीलिए ये जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सीएनबी को एज अ सर्विसेज डिपार्टमेंट या एज एन ऑपरेशन डिपार्टमेंट उसको लेके चलता है। इसीलिए एक बहुत प्रैक्टिकल में और बुक में बहुत डिफरेंस है कि जब आप एक कोर्स पढ़ के बाहर जाते हैं तो आप ये बोलते हैं कि यार हमने तो ये पढ़ा है, लेकिन जब हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो हम ये काम कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस है मेरे पढ़ाने में, कि मैं आपको सिर्फ, अगर मैं चाहता और मैं बुक पे रहता तो मैं सिर्फ आपको इसी पे ही बना पढ़ाना शुरू कर चुका होता। मैं यहाँ पे 5 मिनट का आपको 10 मिनट का रियलिटी चेक नहीं देता। लेकिन क्योंकि 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मैं ये सब देख रहा हूँ, इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं ज़रूर बताता हूँ कि कंपनसेशन की जो ये जो आपके पास 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की ये ऑनगोइंग होते नहीं है। ये कि ये वन टाइम या वंस इन अ ब्लू मून या वंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस इसको या तो ओडी को दे देती है या आउटसोर्स कर देती है, और जो कंपनसेशन का जो नॉर्मल काम है उस पे ही ज्यादा फोकस होता है। ठीक है। डेफिनेटली हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पास अलग से हम ओडी का मॉड्यूल तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो एलिमेंट हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं वो हम बताएंगे कि जी टेक्निकली जॉब एनालिसिस, पे स्ट्रक्चर और सर्वे होता क्या है, कैसे करते हैं। वो डेफिनेटली एक बहुत एक इन डेप्थ स्किल सेट है जिसके लिए पूरा पूरा कोर्स डिजाइन होता है। तो वो इंशाल्लाह कभी हम आगे इसकी इन डेप्थ सर्टिफिकेशन पे जाएंगे तो हम उस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन आज आपको कंपल्सन सिस्टम होता क्या है एक कंपनी का वो जरूर बताया जाएगा। कोई सवाल हो Sir, तो I जरूर have a डायरेक्टली question. पूछिएगा, क्योंकि मैं आई कैन नॉट सी What was the second one? There are two types of compensation. One is जी जी practical, प्लीज। and what was the second one? Okay. No, no, I was saying to you that compensation right now, just having said that, it's not some written in the book, it's what I am explaining. That compensation is viewed into two parts. Number one is the practical one, and number two is the bookish one. जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो भी आपके सामने है,
जो जो कंपोनेंट्स आपके सामने लिखी हुई है कि जी ये कंपल्सन सिस्टम जो है ये कंपल्सेशन का पार्ट होता है, बट जो प्रैक्टिकल में कंपल्सेशन के लोग जो काम करते हैं, जो कंपल्सेशन डिपार्टमेंट के सेक्शन में होते हैं या जो जो पेरोल मैनेजर होते हैं, वो हार्डली ये काम करते हैं। वो जो काम करते हैं वो मैं आपको बता रहा था कि वो क्या काम करते हैं, यानी कि ये वो डिपार्टमेंट है जिसका प्रैक्टिकल में और बुकिश में बहुत डिफरेंस है। इफ यू टेक एन ओवरऑल डिफरेंस, बुक ये कहता है कि कंपोजिशन मैनेजर को ये काम करने चाहिए या कंपोजिशन डिपार्टमेंट को ये काम करने चाहिए, लेकिन रियलिटी चेक में बहुत कम लोग हैं जो ये काम करते हैं। कुछ जगहों पर ये काम होता नहीं है, और कुछ जगहों पर अगर ये काम होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास चला जाता है और वो लोग ये काम करते हैं। और हम लोग जो है, जो कंपोजिशन का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है पेरोल, हम लोग सिर्फ पेरोल बनाने के ही चक्कर में गोल गोल घूमते रहते हैं। Yes, sir. Thank you. I have another question. What is the difference between payroll officer and HR administrator? सही। देखें, अब इसके भी दो आंसर्स हैं। एक है जो जी बाय डिफॉल्ट डेजिग्नेशन का फर्क है एज पर द जेडीज, ठीक है, और एक वो है जो ऑर्गेनाइजेशन उससे काम करवाती है, रिस्पेक्ट टू द स्कोप, ठीक है। अब जो आपका जो पहला आपने एडमिनिस्ट्रेटर बोला है, वो इनटू एचआर एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसको ही इज अ जर्नलिस्ट बाय पोजीशन। दैट मींस कि वो उससे ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट में वो सारे फंक्शंस के एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेगा, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो, पेरोल का हो, ट्रेनिंग का हो, वो इन जनरल एज अ जर्नलिस्ट है। और जो पेरोल ऑफिसर की आपने बात की, वो टेक्निकली सिर्फ स्पेसिफाइड बंदा है जो कि पेरोल रिलेटेड एक्टिविटीज, जिसमें आपकी टाइम अटेंडेंस है, लीव्स हैं, डिसिप्लिन है, एडिशन डिलीशन है, अगर वो बेनिफिट्स देख रहा है तो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस है, तो वो इससे रिलेटेड चीजें जो है ना वो मैनेज करेगा। ये बाय डेजिग्नेशन डिफरेंस है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या उससे काम हो रहा है, वो डेफिनेटली जो स्कोप ऑफ वर्क है। इसको आपने अच्छा सवाल पूछा। ये जो मैं आपको जो दो डिफरेंस बता रहा हूँ ना, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब के सब एक्चुअली कंपनसेशन को थ्रू द कोर जॉब एनालिसिस, पे स्ट्रक्चर, सैलरी सर्विस, इसके और एचआर सिस्टम्स, इसके थ्रू काम करवा रही है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप ऑफ वर्क इस वक्त कोर एचआर है, तो वो कोशिश करते हैं कि जी वो पेरोल एंड बेनिफिट मैनेजमेंट पे काम करें। तो अगेन इट्स ऑल रिवॉल्व ऑन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन सी दिस डिपार्टमेंट। Yes, sir. Thank you. क्लियर? अब जैसे कि हमने कंपल्सन सिस्टम की बात की, तो देखिए ये ओवरऑल तीन चीजों से बन के चल रहा है, जिसमें जॉब एनालिसिस होती है, पे स्ट्रक्चर होता है और सैलरी सर्वे होता है। जॉब एनालिसिस जो है वो आप लिख लें, क्योंकि डेफिनेटली इस पर हम इसको और डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप लिखें जॉब एनालिसिस पे लिखें इक्वल टू, जॉब एनालिसिस इक्वल्स टू जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस जॉब स्पेसिफिकेशन। और इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग
and documenting information about a specific job to understand its task, responsibilities, and necessary qualifications. I repeat, it is the systematic process of collecting, analyzing, and documenting information about a specific job to understand its task, responsibility, and necessary qualifications. देख लिया? Yes, sir. ठीक है। अभी तीनों की डेफिनेशन लिखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अगली लिखिए, पे स्ट्रक्चर। A framework that organize employee pay, establishing guidelines for pay levels. A framework that organize employee pay, establishing guidelines for pay levels and ranges based on factors like job role, experience, and market value. Again, it is a framework that organize employee pay, establishing guidelines for pay levels and ranges based on factors like job role, experiences, and market value. तीसरा है सैलरी सर्वे। It is a systematic method of collecting and analyzing compensation data. It is a systematic method of collecting and analyzing compensation data to understand what companies are paying for specific role in that particular market. Again, it is a systematic method of collecting and analyzing compensation data to understand what companies are paying for specific role in a particular market. अच्छा जी, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज ये कि जॉब एनालिसिस जो है कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क। जैसे भी आपने कहा ना कि सर डिफरेंस क्या है पेरोल ऑफिसर और एचआर एडमिनिस्ट्रेटर का, तो ये डेफिनेशन ये जॉब एनालिसिस ही बताता है कि यार मुझे किस रोल किस पोजीशन से क्या काम करवाना है, तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के वो क्या काम करेगा और उस काम करने के लिए मुझे क्या स्किल सेट चाहिए। ये जो प्रोसेस होता है इसको आप बोलते हैं जॉब एनालिसिस, जो ये डिसाइड करता है कि बंदा किस लेवल पे होगा, उसकी क्या एक्सपर्टीज होंगी, उसकी क्या पे स्केल होगा। ये पूरा का पूरा पैरामीटर डिसाइड होता है। इसीलिए आप ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि आप जाती हैं, आप बोलती हैं मैनेजर की पोजीशन है और बोलते हैं हायर कर लो, उसके पीछे थॉट प्रोसेस नहीं होता। टेक्निकली कुछ जगहों पे जहाँ ये हो चुका होता है वहां पे ऑलरेडी पे स्ट्रक्चर जेडीज बनी हुई होती है। जहाँ जेडीज बनी हुई है, जॉब स्पेसिफिकेशन है,
तो टेक्निकली आप जहाँ ये देखें आप समझ जाएं कि वहाँ पे जॉब एनालिसिस परफॉर्म हुई हुई है कि कौन सी पोजीशन किस लेवल पे होगी, उसके उससे क्या काम कराया जाएगा और वो काम कराने के लिए हमें कौन सा बंदा चाहिए, किस तरह का बंदा चाहिए। तो जिन कंपनीज में ये चीजें बहुत क्लियरली डिफाइंड होती हैं वहाँ वो सही हायरिंग कर पाते हैं। और टेक्निकली जैसे कि पूरे एचआर के सारे फंक्शंस एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं, अगर जॉब एनालिसिस प्रॉपर नहीं हुई होती और आप ऐसे ही जॉब एड प्लेस कर देते हैं और आपके पास हर तरह की सीवीज आती हैं और आप बंदा तो बंदा उसको डिफरेंस निकाल के उसको हायर करते हैं, डेफिनेटली आपके पास कभी भी राइट पर्सन राइट जॉब नहीं आएगा जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको किस काम के लिए क्या बनना चाहिए। फॉर सपोज एक काम है जिसमें बहुत ज्यादा डेटा एंट्री की रिक्वायरमेंट है, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेल वर्क की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप उसके लिए एमबीए क्वालिफाइड 15 ईयर एक्सपीरियंस के बंदे को लाओगे और उससे डेटा एंट्री काम करवाओगे, वो एक हफ्ते में छोड़ के भाग जाएगा। तो आपको हर लेवल के हिसाब से बंदे को चूज करना होता है कि हाँ यार मेरा काम ऐसा है, इसमें अब लेट सेटिंग्स हैं, मेरे काम की नौयत लेट सेटिंग्स की है, ठीक है। तो अगर मैं एक ऐसे आदमी को लेके आता हूँ जो कि इंडस्ट्री में लेट सेटिंग्स करता ही नहीं है या वो जिस उस इंडस्ट्री का पार्ट है जहाँ पे लेट सेटिंग होती ही नहीं है, तो वो मेरे लिए राइट फिट नहीं है। तो आपको जॉब एनालिसिस आपके नेचर ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट बताती है और फिर उसके हिसाब से आप इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करते हैं और फिर उसी की बेस पे आप बंदा ढूंढते हैं। तो अगर आपने कभी देखा हो किसी अच्छी कंपनी की जॉब एडवर्टाइजमेंट में, तो वहाँ पे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई होती है और नीचे स्पेसिफिकेशन लिखी होती है कि हमें क्या चाहिए। और टेक्निकली जो आउटकम है ना वो जॉब एनालिसिस के बाद आता है। दूसरा हिस्सा जो है वो है पे स्ट्रक्चर। पे स्ट्रक्चर वन टाइम बनाते हैं, फिर उसको हम रीडिफाइन करते हैं। वो ये बताता है कि जी किस पोजीशन के लिए, किस रोल के लिए आपके पास मिनिमम मीडियम और मैक्सिमम रेंज क्या है, ताकि आप हर किसी से ये ना पूछें कि भाई आपकी तो अभी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी इतनी है, चले भाई हम आपको इतने देंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप ये पूछें जरूर कि आपकी सैलरी कितनी है, तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि क्या वो बंदा आपकी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर वो आ रहा है तो आप उसको कितने ऊपर जाके ऑफर करेंगे। और अगर हर बंदा ही आपकी रेंज से नहीं आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा या फिट नहीं बैठ रहा, तो डेफिनेटली यू नीड टू रिविजिट टू योर पे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो स्ट्रेटेजिक एचआर में बहुत काम आता है वो ये होता है सैलरी सर्वे। सैलरी सर्वे आपको ये बताता है कि आपके कंपेटिटर्स सेम इंडस्ट्री या दूसरे इंडस्ट्री में सेम डिपार्टमेंट के लोगों को क्या पेमेंट मिल रही है, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि आप मार्केट से कितना ऊपर और कितना नीचे हैं, ताकि आपको इससे ये आइडिया हो जाए कि लोग आपकी कंपनी को पेमेंट की वजह से छोड़ के जा रहे हैं, या अगर आप मार्केट से ज्यादा लोगों को पे कर रहे हैं, लोग फिर भी छोड़ के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली नाउ यू नीड टू सी कि आपके कल्चर में कोई प्रॉब्लम है। तो ये अगर आज अभी आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे स्टूडेंट्स आप लोगों को, तो आपको ये बात पता चलेगा कि कंपनसेशन के जो कंपोनेंट्स हैं ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के Sir, लिए। could you please गुड tell me कल्चर, how to do the रिटेंशन, pay ठीक है, और structures एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए। for different positions? कोई सवाल किसी का? ओके, देखें, पे स्ट्रक्चर के भी बकायदा, जैसे मैंने कहा, ये पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। इसके पे स्ट्रक्चर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं कि आप कौन सा वे से पे स्ट्रक्चर डेवलप करें, ठीक है। अब आपके पास जो ये सबसे सिंपल तरीका होता है, जब आपके पास कोई अ, और नहीं तरीका आपके पास, तो आपके पास जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि आप एक काम करें कि आप अपनी कंपनी में, जो कंपनी एग्जिस्टिंग है उसमें आपके पास डेफिनेटली लोगों को तनख्वाहें मिल रही होंगी, तो आप जो है उन उन पोजीशंस की तनख्वाहें जो है वो नोट डाउन करें कि जी, और ग्रेड नोट डाउन करें, तो आपको पता होगा कि जी आपके पास मिनिमम तनख्वाह क्या मिल रही है और मैक्सिमम क्या मिल रही है। तो आप उसकी बेस पे लेवल्स बनाते हैं कि जी लेवल 1 जो है, जो हम ऑफिसर्स बोलते हैं, तो ऑफिसर्स को हम 1 रियाल से लेके 50 रियाल तक देंगे।
जो ऑफिसर से ऊपर है उसको हम 30 रियाल से लेके 60 रियाल, मतलब इसको आपने नेक्स्ट लेवल का मैक्सिमम और पहले लेवल का मिड पॉइंट, इसकी बेस पे आप दूसरा लेवल बनाते हैं। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, इसकी बेस पे आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस के ऊपर आपका पे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जो कि यस ओवरलैपिंग होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक बंदा एक पे स्ट्रक्चर पे है तो उसका एंड पॉइंट ही दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ऐसा नहीं होता। तो ओवरलैपिंग पे स्ट्रक्चर्स जरूर बनते हैं, और उसमें आपके पास जो सबसे डिस्टिंग्विश मेथड होता है वो पे ग्रेड्स का होता है, कि आप ग्रेड्स बना के ग्रेड के बेस पे आप एक रेंज डिफाइन कर देते हैं। ग्रेड 1 या ग्रेड ए यहाँ से यहाँ तक, ग्रेड बी यहाँ से यहाँ तक, सी यहाँ से यहाँ तक, तो जिसकी बेस पे आपके पास होती हैं। और उसमें जो 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 मोस्ट कॉमन यूज्ड है, एक तो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको बताया कि आप एक ग्रेड से दो ग्रेड पे जाते हैं, और उसमें जो है वो मिड पॉइंट से शुरू करते हैं और नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की सैलरी का मैक्सिमम को लेते हैं, तो वहां से आप लेवलिंग बनाते हैं। और अगर सेकंड मेथड भी आना है, सेकंड मेथड होता है मार्केट प्राइस, जिसमें आप मार्केट की बेस पे जो जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को वो मार्केट रैंक चली देती है, उसकी बेस पे आप वो नोट डाउन करते हैं, और फिर उसी की बेस पे आप उन्हीं सैलरी को एवरेज आउट करके आप एक ग्रेड्स बनाते हैं। फिर एक और जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो होता है ब्रॉडबैंड, जिसमें आपके पास, जैसे कि मैं बार बार वही यूज कर रहा हूँ कि ब्रॉडबैंड ही, जिसमें आप रेंजेस बनाते हैं। रेंजेस वाला सबसे आसान तरीका होता है कि आपको ये पता होता है कि हाँ यार, अगर मेरा ग्रेड 8 है तो ग्रेड 8 के लोग मेरे पास 100 रियाल से लेके 150 रियाल तक या 180 रियाल तक आ सकते हैं। तो मैं इस मेथड को यूज करते हुए बहुत आसानी से मैं अपनी एम्प्लॉय को इस रेंज के बीच में जी, थैंक यू। डिसाइड कर सकता हूँ। डेफिनेटली ये बहुत टेक्निकल और वो है, लेकिन हर जो कंपनी जैसे यूज करती है, जो उसकी अपनी अप्रोच होती है, सर, आज उसके ना हिसाब आपका से वो वॉइस ब्रेक हो रहा है। आई डोंट नो, मे बी इंटरनेट इशू। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, चले आपने नोटिफाई कर लिया तो मैं इसको देख लेता हूँ कि मैं कैसे आपको। ठीक जी, अभी तो आ रही है। एक्चुअली बीच बीच में ब्रेक हो रहा था कुछ देर पहले से आज। सही है। अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? ठीक है, इसमें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई होप अब नहीं होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई ऑर्गेनाइजेशन नीड्स कंपोजिशन मैनेजमेंट। A good compensation package is important to motivate the employees to increase organization productivity. देखें, कंपनसेशन मैनेजमेंट इज समथिंग जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल सपोर्ट करता है। डेफिनेटली ये आपका वो डिपार्टमेंट है जो आपको के एम्प्लॉयज को पे आउट करता है फॉर द सर्विसेज, बट डेफिनेटली उसके अलावा भी ये उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करता है, ये उनको बेनिफिट्स वो प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे आज भी पता याद है कि बहुत सारी कंपनी लोग
एक एक्स कंपनी को इसलिए नहीं छोड़ के जाते कि यार उनका जो मेडिकल है ना वो बहुत अच्छा है, वो 5 बच्चे भी कवर कर लेते हैं, और जो एक्स कंपनी मुझे ऑफर कर रही है ना उसमें मेरी वाइफ का मैटरनिटी कवर नहीं है। तो हर आदमी की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि उसकी साइकोलॉजिकल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फुलफिल करता है। जैसे कि अभी इसमें मैं शयान की वो एग्जाम्पल कोट करूंगा जो शयान ने मेरे ही एग्जाम्पल को कोट किया, तो मुझे अच्छा लगा, उसको याद है कि अगर आपके पास अभी खुद के पास जो है वो 1300 सीसी की गाड़ी है, और आपको नई कंपनी जो है वो 800 सीसी की गाड़ी दे रही है, ठीक है, भले वो बोलेगी नहीं जी वो आपकी ओन ओन हो जाएगी, लेकिन आपकी ज़रूरत ही नहीं है वो। आपको अब एक रुतबा चाहिए ना, आपको एक अब चाहिए कि हाँ यार मैं एक लेवल पे चला गया हूँ जिसमें मुझे सेल्फ रियलाइजेशन है कि नहीं यार, गाड़ी भी अब आपके साथ एक उसकी आपकी सेल्फ वर्थ बताती है, तो आप डेफिनेटली वो गाड़ी नहीं लेंगे। तो वो आपके लिए, ऑल्दो वो गाड़ी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेम गोज विद किसी के यहाँ मेडिकल बहुत अच्छा होगा लेकिन मे बी अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपकी भी शादी नहीं हुई, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। तो इसीलिए जो जो कंपल्सन बेनिफिट्स के जो जो पैरामीटर्स बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि आपको जितना सही से टेलर मेड करके आपने एम्प्लॉय की नीड को फुलफिल कर दिया, तो उतनी ही आसानी से आप उसको अट्रैक्ट और रिटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव टाइप्स ऑफ कंपल्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंपल्सेशन इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो कि एम्प्लॉय को मिलती है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, जो भी उसके पास पैसे की सूरत में जाती है चीज, चाहे वो विद पेरोल हो या आउटसाइड पेरोल हो या एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हो, वो सब कुछ जो है वो डायरेक्ट कंपल्सेशन में आता है। ठीक है, जिसमें आपके बेसिक सैलरी है, हाउस रेंट है, कन्वेंस अलाउंस है, लीव फेयर अलाउंस है। फेयर अलाउंस कि अगर आपको लीव के लिए कुछ कंपनीज जो हैं, जैसे कि अगर आप अपने होम टाउन जाना चाहते हैं तो उसके बेस पे वो आपको TADA भी देते हैं, तो वो भी इसमें काउंट होता है। मेडिकल अलाउंस होता है, अलाउंस नॉट बेनिफिट, मतलब नॉट मेडिकल कार्ड। ये वो होता है कि जी जब कंपनी आपको बोले कि आप क्लेम कर लें अपने एक्सपेंसेस, और आप उसकी बेस पे कंपनी आपको पैसे वापस करती है, तो वो भी डायरेक्ट कंपल्सेशन है। बोनस और PF, ठीक है, ग्रेजुटी एंड एनी स्पेशल अलाउंस जो कि कंपनी कभी देना चाहती है आपको, कोई मेंबरशिप, कोई कोई खाना के पैसे, ठीक है, मोबाइल अलाउंस। इनडायरेक्ट कंपल्सेशन, इनडायरेक्ट कंपल्सेशन वो सारे एडिशनल एलिमेंट्स हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन उस नॉट इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है, इन टर्म ऑफ एडिशनल सर्विसेज और बेनिफिट्स। लाइक कंपनी आपको लीव्स देती है कि आप छुट्टी कर लो, आपके पैसे नहीं कटेंगे अगर आप अप्रूव पेड लीव पे हो तो, ठीक है। कंपनी मेंटेन कार, हॉस्पिटलाइजेशन, लीव ट्रैवल असिस्टेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। ओवर टाइम का यहाँ पे जो मतलब है वो नॉट इन टर्म ऑफ मनी। ओवर टाइम में कुछ जगहों पे यू आर अलाउड टू कंपलसेट द आवर्स, या ओवर टाइम की बेस पे यू आर अलाउड टू टेक एन एडिशनल लीव्स। ठीक है, अगर वो ओवर टाइम इन टर्म ऑफ मनी है तो फॉर श्योर वो नहीं। डायरेक्ट कंपल्सेशन है। बट अगर ओवर टाइम इन टर्म ऑफ कंपलसेटिंग योर लेट आवर्स है, या ओवर टाइम इन टर्म ऑफ कंपलसेटिंग योर अदर लीव टाइप है, तो वो इनडायरेक्ट कंपल्सेशन है। नहीं, इट्स ओके सर, बाद में देख लूंगी स्लाइड से। कोई सवाल यहाँ तक? आपको नोट डाउन करना है इतने कंपोनेंट्स, या आप स्लाइड से देख लेंगे बाद में?
अभी जो आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी थी वो ये पूछी थी कि सर पे स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी हमने कंपोनेंट्स के बाद जो, वैसे तो मैंने आपको बताया लेकिन फिर दोबारा आप स्लाइड से रेफर कर लें कि जब जॉब एनालिसिस मुकम्मल हो जाती है तो अब कंपनी को पता है कि उनको कितनी पोजीशंस चाहिए और किस टाइप के लोग चाहिए। तो उसकी बेस पे फिर कंपनी पे स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करती है जिसमें कौन सी पोजीशन को, कौन सी ग्रेड को कंपनी ने कितने पैसे देने हैं। और डेफिनेटली उसको करने के लिए कंपनी के पास दो तरीके होते हैं जिसको कहा जाता है इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी, इक्वल इक्विटी का मतलब आपको अ, पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको इस कॉन्टेक्स्ट में ये ज़रूर बता दूंगा कि यहाँ पे इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी से क्या मतलब है। ठीक है जी। तो आपकी जो इंटरनल इक्विटी है वो क्या है कि वो प्रैक्टिस जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप एक पोजीशन पे, एक रोल पे आप उनको कितना फेयर फेयर तरीके से पे कर रहे हैं। फॉर सपोज आपके पास 5 मैनेजर्स हैं, तो 5 मैनेजर ठीक है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे लेकिन उनकी सैलरी स्ट्रक्चर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं हो सकता। लाइक अगर एक मैनेजर को आप 5,000 दे रहे हैं और एक को आप 25,000 रुपये दे रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो आपको अपने इंटरनल इक्विटी देखनी है कि आपके पास जो सिमिलर रोल्स हैं, ठीक है। मैनेजर मीन्स मैनेजर, मैनेजर एचआर भी हो सकता है, मैनेजर फाइनेंस भी हो सकता है, ठीक है, सब तरह के हो सकते हैं। लेकिन आपको उन मैनेजर्स को कितने किस तरीके से फेयरली डील करना है वो इम्पोर्टेंट। फिर दूसरा आता है आपका एक्सटर्नल इक्विटी, कि अब सेम इंडस्ट्री में या डिफरेंट इंडस्ट्री के सेम डिपार्टमेंट में सेम पोजीशंस में क्या पैकेज मिल रहा है। तो उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं कि हमें अपने लोगों को कितने पैसे देने। इंटरनल इक्विटी a systematic comparison in order to determine the worth of a job with similar jobs in the organization. The process identifies the importance of duties, responsibilities and working conditions. इंटरनल इक्विटी आपको जॉब एवेल्यूएशन के थ्रू पता चलती है कि जब आप उस जॉब को एक्चुअल में एवेल्यूएट करते हैं कि एक्चुअल में ये जॉब जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको करने के लिए क्या हमें चीज़ें चाहिए होती हैं और वो कैसे परफॉर्म होती हैं, तो फिर जाके आपकी इंटरनल इक्विटी निकलती है। और आज इस पॉइंट पे अब आप नोट कर लें ये डेफिनेशन। जॉब एवेल्यूएशन, job evaluation is a systematic process that organizations use to determine the relative worth of jobs to ensure fair and consistent compensation. Again, job evaluation is a systematic process organization uses to determine the relative worth of job to ensure fair and consistent compensation. External equity, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट देयर कंपल्सन स्ट्रेटजीज बाय असेसिंग कंपेटिटर्स। जैसे कि मैंने कहा कि अब जब आपके पास अपनी इक्विटी डेवलप हो चुकी है और फिर भी लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा बहुत जाके मार्केट में ये पता करते हैं कि आपके कंपेटिटर्स क्या पे कर रहे हैं। और डेफिनेटली उस पूरे काम को स्टडी सर्वे कहा जाता है कि आप सर्वे के थ्रू पता करते हैं। लेकिन ये भी एक एलिमेंट है जो सर्वे के बाद जो आउटकम आता है वो आपको एक्चुअल में एक्सटर्नल इक्विटी में हेल्प आउट करता है, जिससे आप अपने इंटरनल इक्विटी को कंपेयर करके डिसाइड करते हैं कि वेयर आर यू स्टैंडिंग। कोई सवाल यहाँ ठीक है। तक?
चले